दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट ऑफ एकेडमी। जैसा कि आप सभी को मैं बता देने वाला हूं कि आज हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और बहुत ही ये शानदार सेशन होने वाला है। तो चाहूंगा कि वीडियो को है ना आप अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए और बढ़िया आराम से लुत्फ उठाइए इस खूबसूरत से सेशन का अपने अपने घरों में बैठकर। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन की। नंबर सिस्टम पार्ट 5 हम कवर करने वाले हैं। चलिए अनअकैडमी पर आप मेरे साथ आज ही जुड़िए, जहां पर आज आपका लास्ट डे है जिसमें आप अपना मैक्सिमम ऑफ पा सकते हैं। एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन में 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आपको जुड़ना है। ना केवल एसएससी एग्जाम में, आप किसी भी कैटेगरी में जुड़ते हैं तो साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आज के दिन लास्ट है। आज 10% जहां मिलता था वहां 22% ऑफ आपको मिलेगा। तो भैया मतलब इस चीज का फायदा उठाओ और उसके साथ साथ अपने पॉइंट्स भी आप रिडीम कर लेना। पॉइंट कर लेना रिडीम, 5 से 10% यहां मिल जाएगा तो 32% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। यार इससे बेटर नहीं हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। जुड़िए, आज ही जुड़िए, साहिल 10 कोड लगाइए और अंतिम लास्ट डे है आज, इसका फायदा उठाइए। 22% ऑफ प्राप्त कीजिए साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर बढ़िया तरीके से। चलिए अनअकैडमी पर बिगिनर टू एक्सपर्ट बैच है, कंप्लीट मैथ प्रिपरेशन के लिए आपका चल रहा है। जहां पर आपसे मैं ये कह देना चाहता हूं कि पाइप और सिस्टम आप लोगों के लिए सुबह डेली मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, कल भी यही होगा, ठीक है। और 3 बजे आपका कैच द मैथ होगा। बहुत बढ़िया तरीके से कैच द मैथ जरूर लगाइए। आप में से जितने बच्चे कैच द मैथ लगा रहे हैं उनको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेगुलर लगाना है। लेकिन मतलब कहता है ना कि एक रेगुलरिटी के साथ आपको काम करना है, वो काम यहां करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे 11 बजे आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, 12:30 बजे पेपर होगा, 2 बजे फाउंडेशन और 3 बजे कैच द मैथ। आज 12:30 बजे मैं ये लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ये एक जरूरी अवेयरनेस वाला सेशन है जिससे कि आपको घबराहट ना हो बार बार कि यार एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज हो गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है लेवल में। तो वो सारी चीजें आज मैं क्लियर कर दूंगा और कैसा पेपर आता है मैथ का ये भी मैं पूरा बता दूंगा आज। तो वही पेपर आज सॉल्व करेंगे अपन जो NSEIT ने बनाया था। देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो। लेकिन आज तो बुधवार भी है, वेडनेसडे स्पेशल। तो बुधवार के दिन क्या करना है, 5 बजे टिग्नोमेट्री, 8 बजे टिग्नोमेट्री। कितने लोग तैयार हैं जल्दी से बताइए। और ये दोनों सेशन लेने हैं, दोनों सेशन लेने हैं। ये समझ में आ रही है बात। 5 बजे और 8 बजे नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम मैथ बाई साहिल सर भी मिल जाएगी। जिनको पढ़ना है वो इन दोनों सेशन में मौजूद रहेंगे। और भैया आज अंतिम दिन है 22% ऑफर पाने का, तो साहिल 10 कोड लगाने का और मेरे साथ जुड़ जाने का और लुत्फ उठाने का। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। हेडिंग क्या चल रही थी, हेडिंग चल रही थी राउंड अप वैल्यू। निकटतम मान कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल ले रहा हूं एक, आप भी आज उसका जवाब दें थोड़ा सा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 27.69325। हम अगर बोलते हैं पहला क्वेश्चन, इसको यूनिट डिजिट पर राउंड अप करिए। इसको यूनिट डिजिट पर राउंड अप कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको 10th प्लेस पर राउंड अप करिए, इसको 100th प्लेस पर राउंड अप करिए, कहते हैं ना 100वें स्थान तक, सैकड़े तक। चौथा इसको लिख रहा हूं 1000 प्लेस पर राउंड अप करिए। चलिए इन सभी की राउंड अप वैल्यू बताइए आप कि अगर मैं कोई डेसिमल आपको दे रहा हूं तो इसको राउंड अप करके कैसे लिखूंगा मैं। 27.69325। चलिएगा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। 5 और 5 से बड़े को अगले में कन्वर्ट करते हैं और 5 से छोटे को पहले वाले में। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। चलिए बताइए फटाफट।
जल्दी से जवाब दीजिए, आपके क्या क्या आंसर आते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए, आइए। तो सर कैसे करेंगे? यूनिट डिजिट का मतलब केवल और केवल 27 के आगे देखना होता है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? 27 है और 27 के आगे 6 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, राउंड अप। 10th प्लेस पर, 10th प्लेस पर, और इसको क्या बोलते हैं? इसके दो नाम होते हैं, इसको और क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन 10th प्लेस पर क्या करना है? जैसे कि ये रहा 10th प्लेस, तो 10th प्लेस को देखना है, इसका अगला 9 है, तो ये हो जाएगा सर 27.7। 6 के अगले वाला डिसाइड करेगा कि ये 6 क्या बनने वाला है। अच्छा, 100th प्लेस, 100th प्लेस पे आ गए 9 पर, अब 9 के अगले वाला डिसाइड करेगा, तो ये कितना होगा? 27.69 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे 3 है ना, बस चेंज नहीं होगा वो। ओके, आगे 1000 पर गए, यहां आ गए भाई, तो देखो 27.693 तक तो कोई दिक्कत नहीं है और यही रहेगा, क्योंकि राउंड अप आगे 2 आ रहा है तो यही रहने वाला है। तो कोई भी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं और ना ही मिलेंगे, बस आपको यहां तक चलना है कि उसके अगला देखना है, फिर वो डिसाइड करेगा। चीजें क्लियर हो गई क्या यहां तक? जल्दी से मुझे बताओ। 27.69, 27.693 1000 प्लेस तक कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, आपके सामने अगर ये बोला जाए 2 डेसिमल वैल्यू, पूछा जाता है ना पेपर में। एक एग्जांपल, ये लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं, जैसे कि मैंने बोल दिया 7.6954, ऐसे मैंने लिख दिया। आपसे बोला जाएगा इसको 2 डेसिमल वैल्यू तक राउंड अप करिए। देख लो फर्क, देख रहे हो क्या? 2 डेसिमल वैल्यू तक राउंड अप करके लिखो, क्या आएगा? यानी कि दशमलव के 2 अंकों तक इसका निकटतम मान देते हैं ना। कभी पूछा जाता है कि दशमलव के 3 अंकों तक का निकटतम मान क्या होगा, तो बताओ। तो इसको दशमलव के 2 अंकों तक आपको राउंड अप करना है, 2 डेसिमल वैल्यू तक राउंड अप करना है। तो 2 डेसिमल वैल्यू से घबराना नहीं है। अगर दशमलव के 2 अंकों तक निकटतम मान बताओ, तो कुल मिलाकर 2 अंकों की बात कर रहा है ना, तो 100th प्लेस की बात कर रहा है। बस इतना सा आपको दिमाग में लगाना है। तो दशमलव के 2 अंकों तक अगर राउंड अप करना है तो इट विल बी 100th वैल्यू, राइट? ओके, 100th वैल्यू मतलब 10th वैल्यू, 100th वैल्यू डिसाइड कौन करेगा? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 7.6। अब 9 को क्या लिख सकते हो? 70, क्योंकि 9 के आगे 10 आएगा, तो ये 7.70 हो जाएगा, क्योंकि 9 आपका 10 हो जाएगा तो एक हासिल 6 में जुड़ जाएगा, तो 7.70 इसके दशमलव के 2 अंकों तक का राउंड अप हो गया। मजा आ रहा है? अगर मैं बोलता हूं 3 डेसिमल वैल्यू बताओ, भाई 3 अंकों तक राउंड अप करने के लिए भी तो बोलता है पेपर में कि यार आंसर आपको 3 अंकों की डेसिमल वैल्यू में देना है। बताइए। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों? 7.7695 आपको क्या करना है? इसके आगे देखना है 4 आ रहा है, तो कुल मिलाकर ये निकल कर आएगा 7.695। चेंज नहीं होगा क्योंकि वो 4 आ रहा है ना, इसलिए बस ऐसे के ऐसे ही रहेगा, 7.695 रहने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये राउंड अप वैल्यू आपको पता लग गई? बोले सर बिल्कुल पता लग गई। आ जाइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो राउंड अप फिगर और अगली हेडिंग डाल लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू।
ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। बताइए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। अधिकतम पूर्णांक मान। बताइए अधिकतम पूर्णांक मान, क्या वो राउंड अप करना और अधिकतम पूर्णांक मान सेम चीज है क्या? राउंड अप करना और अधिकतम पूर्णांक मान सेम चीज है क्या? बताओ। चलिए नहीं है, अलग चीज है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको। आपने बचपन में एक नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, इस नंबर लाइन का क्या मतलब होता है वह भी आपको पता होगा। नंबर लाइन में यहां आपका 0 होता है, ये आपका होता है प्लस का 1, ये आपका होता है प्लस का 2, ये आपका होता है प्लस का 3, ये आपका होता है प्लस का 4 और ये आपका होता है प्लस का 5। ऐसे ऐसे आप प्लस के अनंत तक चले जाओगे। ये होता है आपका माइनस का 1, ये होता है आपका माइनस का 2, ये होता है माइनस का 3 और इसी तरह से आप अनंत तक चले जाओगे, माइनस अनंत तक। तो अगर आपको बोला जाए किसी भी संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालो, जैसे कि मैंने बोल दिया a का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू खुद a ही होगा। क्यों? क्योंकि a आपका यहां क्या है, एक इंटीजर पार्ट है। अच्छा सर, यानी कि अगर मैं एक अगला एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने पूछ लिया आपसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो अब आपको फर्क पता चलेगा कि क्या फर्क है राउंड अप में और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू में। तो आपको मैं ये फर्क बता देता हूं, 2 सेकंड का काम है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि 2.3 कहां है। सर 2.3 हम जानते हैं 2 और 3 के बीच में होगा। तो जहां भी नंबर लाइन पर ये स्थित हो उसके लेफ्ट वाला, बिल्कुल लेफ्ट वाला पूर्णांक, बिल्कुल लेफ्ट वाला पूर्णांक आपका क्या होता है, बिल्कुल लेफ्ट वाला पूर्णांक आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होता है। बिल्कुल लेफ्ट वाला, तो यानी कि इसका भी आपका 2 होगा और 2.9 का भी आपका क्या होगा, 2 ही होगा। तो हमेशा ये याद रखना कि जब कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू की बात की जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू अगर निकालने को बोला जाए तो कुछ भी नहीं करना, उसके लेफ्ट साइड में जो पूर्णांक होगा वो आंसर होगा आपका। अगला एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए आप 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है। तो आपका यह जवाब होगा कि सर दशमलव अगर 0.7 की बात कर रहे हो वो यहां स्थित है और दशमलव 0.7 यहां होगा, एक 0 और 1 के बीच में। उसके लेफ्ट में जो बिल्कुल लेफ्ट में पूर्णांक है वो 0 है, यानी कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा वह 0 होगा 0.7 का। बहुत शानदार ये कॉन्सेप्ट है और आपको फर्क भी अब पता लग रहा है, अंतर भी आपको पता लग रहा है। मैं ये वो चीज बता रहा हूं जिन पर पेपर में प्रश्न आना ही आना है। ये आज आप लिख के रख लीजिए, 30% नंबर सिस्टम का ये वेटेज कवर करता है। बिलीव मी,
आप लोगों को पता भी नहीं चलता और आपसे प्रश्न बनते भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। पेपर में ये गलतियां होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पे। अभी एसएससी ने प्रश्न पूछा, एसएससी जीडी ने प्रश्न पूछा, एनटीपीसी ने प्रश्न पूछा, लेकिन बच्चे करके ही नहीं आ पाए। और ये नहीं है कि अलग से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा लेता है, फिर बोलता है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताओ। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क का, जिसमें आंसर आया था 7.2 दिन निकलकर, ऐसे कुछ आया। अब आपसे बोला कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल मान बता दो। आप तो 7.2 लगाकर आ जाओगे ना, आ जाओगे आप तो, लेकिन आंसर इसका 7 होगा। तो इसलिए चुपचाप पढ़ो, क्योंकि आज तक आपने ये नहीं पढ़ा और आज भी आप वही कोशिश कर रहे हो कि मैं ना पढ़ूं, तो वो कोशिश आपकी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि मैं तो ये सब पढ़ाऊंगा। और अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो पेपर फोड़ोगे, ये गारंटी है मेरी। दुनिया से अलग हट रहे हो आप, अब यही बात है। दुनिया ये नहीं पढ़ती, ये मुझे भी पता है, और ना ही कोई पढ़ाएगा तुम्हें। मैं पढ़ा रहा हूं, शांति से पढ़ लो। ये अगर वैल्यू ना दे तो मेरे से कह देना फिर आप। चलिए सर, अगला एग्जांपल लेता हूं। माइनस के 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बता दो। ये ब्रैकेट ही ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है, राउंड अप नहीं पूछ रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो अब 3.7 कहां होगा सर? 3 और -4 के बीच में होगा, इसका लेफ्ट लेना है, हमेशा लेफ्ट। तो आंसर क्या होगा? -4। अगला एग्जांपल, माइनस का 2.1768 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट, सो ये आएगा अपने यहां, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट वाला लेना है, बिल्कुल लेफ्ट वाला, और आप सेकंडों में, अब हो गया, बस खत्म टॉपिक। इतना सही टॉपिक है, और कुछ है ही नहीं। अब तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब तक मैं इनके एग्जाम्पल नहीं बताऊं, वैल्यू नहीं बताऊं, तब तक मजा कैसे आए फिर तुम लोगों को चीजें करने में। अच्छा सर, ये तो बहुत बढ़िया बात रही। आइए, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है पेपर में, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पेपर में, फिर तुम करके आओगे नहीं आओगे तुम्हें ही नहीं पता। एक √1, √2, √3, √10। मान बताओ, केवल ये लिखेगा, केवल ये लिखेगा। अब ये आपको ब्रैकेट में डाल दिया। अब बताओ, भाई को पता ही नहीं है कि ये ब्रैकेट का भी कोई मतलब है क्या? वो तो सॉल्व अगर आएगा तो करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। वो कैसे करेगा भाई? अब बस ये बोल देगा कि यहां पर ये जो है ब्रैकेट में जो x है, डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ये मैंने लिख दिया, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। बताइए, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो आपको इसका मान बताना है क्या होगा। चलो, कौन दिमाग लगाकर बता सकता है? मैं तो आंसर की उम्मीद कर रहा हूं तुम लोगों से, एक बेहतर चीजें सिखा रहा हूं, ऐसी चीज जो तुम 10,000 रुपया खर्च कर लो तो नहीं पढ़ पाओ। इसी टॉपिक की बात कर रहा हूं। देखते हैं क्या आंसर आता है भाइयों का। आइए सर, बताइए सर। मैं कहता हूं यार, एक का तो √1 होता है, √2 का होता है 1.414, √3 का होता है 1.732, √4 का होता है 2। तो आपको एक चीज समझनी होगी। बोले सर क्या समझूं, मेरे को बताओ तो सही आप। कि यार ऐसी बात है दोस्त, कि एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि यहां जो अंडर निकलते हैं, जैसे कि 1 का हो गया 1, 4 का हो गया √4 का हो गया 2, √1 का हो गया 1। सुनना मेरी बात है ना। उसके बाद आएगा 9 सीधा,
9 का कितना हो गया 3, और 10 को साइड में लिख दो। यस, आपको यह पता है कि अगर 1 से 2 के बीच में कोई भी पूर्णांक आ रहा है, जैसे कि √2 आ रहा है, √3 हो रहा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि वह 1 से 2 के बीच में आ रहा है। अब 4 से 9 के बीच में जो आ रहे हैं, जैसे कि √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, इनका क्या रहेगा? लेफ्ट वाला, यानी कि 2 रहेगा सबका। अरे वाह यार। और इसका 3 रहेगा, और इसका भी 3 ही रहेगा। जोड़ लो बस, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 6 19। मजा आया नहीं आया बताओ पहले आप? कॉन्सेप्ट समझ में आया यार? इतनी डीपली चीज, आपको लॉजिक क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे √1 से लेकर √50 तक पूछूं तो भी निकाल लोगे अब आप, क्योंकि अब आपको पता है कि बीच बीच के इंटरवल की बात हमें करनी है बस, क्योंकि हमें लेफ्ट वाला पूर्णांक लेना है और हर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट अगर इन दोनों के बीच में, तो 3 से छोटा छोटा ही होगा, और 3 से छोटा छोटा पूर्णांक है तो हर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 होगा, लेफ्ट वाला पूर्णांक। इसमें भी देखो 1 हुआ लेफ्ट वाला पूर्णांक, इसमें देखो 3 ही हुआ लेफ्ट वाला पूर्णांक। सर √4 का क्या होगा? √4 तो 2 होता है ना, तो 2 तो खुद पूर्णांक है, तो 2 तो 2 ही होगा, मैंने लिखाया हुआ है। एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी आपको नोट्स में कि जो आपको ना पता हो। ए अगर इंटीजर है, पूर्णांक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू भी ए ही रहेगा। हर चीज लिखाता हूं, बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और टाइम पर आने की। हो क्या क्वेश्चन में मेंशन होगा और क्या होगा? ठीक है। अरे तुम, वही तो बात है ना, नॉलेज ऐसी चीज है कि जिसको मिल जाती है, वो जिसको आदत होनी चाहिए नॉलेज लेने की, तो उसको क्या बड़ा मजा आता है पढ़ने में। और वास्तव में ये चैप्टर ये है, वो दिखाता ही नहीं है इस हिस्से को। ये हिस्सा ऐसे किताबों में दबा हुआ है, मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहता हूं, तो आपके सामने रखता रहता हूं बस। चलिए, वरना पेपर में यही पूछे जाते हैं और बच्चे फिर बाद में सर्च करते हैं, बाद में पढ़ते हैं। बाद में पढ़ने से क्या होगा? बाद में पढ़ के अचार डालना है क्या? पेपर हो गया तब। मैंने आपको लिखा ए और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए बराबर 42 है, तो ए का मान निकाल के बता सकते हो क्या? दिमाग लगाना पड़ेगा पूरा, और फिर मजा आएगा आपको। और यहां पहले ही बता देता हूं, ये आपको अधिकतम पूर्णांक मान को बिलोंग करता है, जिससे कि आपको क्वेश्चन बोल के रखेगा, मेंशन करेगा, यह अधिकतम पूर्णांक मान है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है। बताओ। तो भाई बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं सर ये होगा और ये होगा। मैं कह रहा हूं कि अब समझ लो बस, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं, पढ़ के ही आएंगी। आप चाहे कितना ही ज्ञान अर्जित कर लो, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आप कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या कहूं सर? बोले सर आप ऐसा कहो कि अगर मान लो आप x को पूर्णांक लेना चाहते हो, ठीक है, x को अगर आप एक पूर्णांक लेना चाहते हो, या फिर ए को आप कोई इंटीजर लेना चाहते हो, तो मैं 6 ले लूं। ए को अगर 6 ले लूं तो 6 × 6 36 नहीं, और ए को अगर मैं 7 ले लूं तो 7 × 7 49, और मेरा जो ये होगा 42 बीच में कहीं आ रहा है। सही बात है क्या नहीं है? बताओ, सही बात है या नहीं है भाई? अगर मैं ए को 6 ले रहे हो आप, तो आप गलत हो गए ना, सारे के सारे गलत हो आप। अगर 6 ले रहे हो तो 36 ही आएगा, तो सब रॉन्ग हो तुम, कोई भी सही नहीं है। अगर आप ए को 7 ले रहे हो तो 49 आएगा, हमें तो 42 चाहिए।
तो ए का मान क्या लूं? बुद्धि चलाइए, आंसर पाइए। अच्छा सर, तो इसका मतलब अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ए का मान 6 ही होगा फिर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 बटे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 6 से छोटा। बोलो बताओ भाई, जो x होगा वो अपना 5 से 6 से 7 के बीच में लाई करेगा, तो ये 6 हो जाएगा। सही है। ओके, है ना? तो ए की वैल्यू 7 आ जाएगी फिर। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से आ जाओ। इसलिए तो देखो, मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये ए है और ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है। आप इसको 7 नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप 7 मानोगे तो 7 से छोटा ये मानना पड़ेगा। ये मतलब ये ए जो है ना वो 7 से छोटा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है 7 से छोटा होगा लेकिन 6 से बड़ा होगा। सही बात है ना भाई? 7 से छोटा होगा लेकिन 6 से बड़ा होगा, इतना मुझे पता लग गया। जिस तरह से हमें पता लग गया कि यार ऐसी वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत? बोले सर नहीं है। अगर ये 42 के बराबर है तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये 6 और 7 के बीच में होने वाला है। ए जो होगा 6 to 7 के बीच में होगा। गड़बड़ है क्या कहीं? हो सकती है भाई, हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है ना? ऐसा करो, इसको 32 कर दो। 32 से करना इसको, इसमें 42 की बजाय 32 से करके देखना एक बार। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो 42 में। रीजन बता रहा हूं क्यों गड़बड़ है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज आ रहा है 7 के। दिक्कत ये आ रही है, बिल्कुल क्लोज। और हमें लेना है नेक्स्ट पूर्णांक, और वो 6 आ जाएगा फिर 7 आ जाएगा। 32 से देखो, 32 से सेट बैठेगा, मतलब 32 से ये क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन खुद ही फ्रेम कर रहे हैं। 32 से अगर देखोगे तो क्या हो सकता है? ए को आप ले लो 5, 5 25 और 6 इंटू 6 36, तो 32 और 36 के बीच में आएगा। यस, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो 32 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, तो 5 और 6 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा भाई? ए की जो वैल्यू है वो 5 और 6 के बीच में है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू तो 5 ही होगा। हाँ, ये सही है, इसका आंसर सही बैठ गया 6.4। तो ये क्वेश्चन की महिमा है भाई, ये सही है। वो उसमें क्लैश हो रहा था क्योंकि 7 6 42 खुद ही बन रहा था 6.999। क्लियर है? 32 सेट बैठेगा, मतलब 32 एक सही एग्जांपल लिया है, मतलब कहने का मतलब एग्जांपल जो सेटिस्फाइड हो रहा हो, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 5 ही होगी, क्योंकि वो 5 और 6 के बीच में, इसलिए। तो आपको लेफ्ट वाला पूर्णांक लेना है। चलिए आगे चलते हैं सर। क्लियर है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्लियर है आपको? क्या होती है? लेफ्ट वाला पूर्णांक होता है। नॉलेज के बेस पे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे। मॉड्यूलस की बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आपको यह बता देना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये ए मॉड है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या देता है? प्लस ए देता है, देता है ना, सबको पता है। लेकिन आप ये निश्चित तौर पर जान सकते हैं कि जो ये ए है, ए नेगेटिव भी हो सकता है और ए पॉजिटिव भी हो सकता है। सही बात है या नहीं है बताओ? क्योंकि ए के दोनों मान संभव हैं भाई। अंदर तो ए नेगेटिव भी होगा, उसकी आउटपुट प्लस निकलता है, बस ये हमें पता है, तो प्लस ए भी हो सकता है। चलिए सर, इस पे क्वेश्चन आता है क्या? पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आजकल ये सिंप्लीफिकेशन में भी पूछा जाता है, लेकिन मॉड्यूलस मैंने अभी पढ़ाया तो इस वजह से मैं आपको यहां वो एग्जाम्पल कराना चाहता हूं। तो चलिए भाई, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं मॉड्यूलस पर आधारित।
जैसे कि मैंने आपको लिख दिया मॉड्यूलस a-3 बराबर 7, तो बताइए a के कितने मान होंगे, a के कौन कौन सी वैल्यू होंगी? बताओ भाई। नहीं ले सकते यश, है ना? तो आप क्या कहोगे? सर देखिए, जब मॉड आपका खुलता है जैसे कि a-3, तो दो तरह की वैल्यू निकल सकती है। a-3 हो सकता है कि पॉजिटिव हो, तो +7 से खुल जाएगा। जब मॉड हटता है ना, तो दो वैल्यू सामने आती हैं, प्लस और माइनस। तो एक प्लस वाली कंडीशन और दूसरी माइनस वाली कंडीशन साथ में लेकर चलना बेहद अनिवार्य हो जाएगा। तो आपके दो मान आएंगे, ए की एक वैल्यू आ जाएगी 10 और ए की एक वैल्यू निकलकर आ जाएगी -4। तो 10 और -4 आपके दो मान संभव हैं। ये याद रखना, पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा। तुम्हें नहीं पता तो पहली बार पढ़ लो बस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं अरे ये क्या तुमने जिंदगी में पढ़ा क्या है? ये जब पेपर में आते हैं तो तुम सोचते हो कि अरे आउट ऑफ सिलेबस, उस चक्कर में दिक्कत हो जाती है भाई। इसलिए एक बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन फालतू है, कोई बात नहीं। और उनका नाम देखो, जो बच्चा ये बोलता है R2 गेमिंग, GMT, ऐसे बच्चे हैं। ये क्या है कि दूसरे टीचर भेज देते हैं कि जाओ, पढ़ाने नहीं देना है सामने वाले को। आइए नेक्स्ट, इसलिए कृपया करके कंटेंट पर ध्यान दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, x - 2x - 7 बराबर, अगर मैंने आपको बोल दिया 3 है, तो आप मुझे बताइए x की क्या क्या वैल्यूज होंगी। बताइए। अरे जो पेपर देता है उसको पता रहता है कि क्या क्या पेपर में आता है। अब ये कहता है 2x - 7, तो एक बार तो प्लस का 3 लेना पड़ेगा, और वो वाकई में, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, आउटपुट 3 आ रहा है, हम क्या करें। अच्छा, तो एक बार आ गया आपका आंसर x बराबर 5, और दूसरी वैल्यू रखी 2x - 7 बराबर -3, तो 2x बराबर हो गया कितना, 4, x बराबर आ गया 2। तो दोनों ही मान देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप पुट करके देखा करो, दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मॉड्यूलस कितनी वैल्यू देता है, तो आप ये मत देख लेना कि सर यहां तो x ही है, केवल एक वेरिएबल है तो एक मूल देगा ना। मॉड्यूलस हमेशा दो मूल देता है। हर क्वेश्चन बना रहा है, और इससे आपकी क्लैरिटी हो रही है मैथ्स में। मॉड्यूलस हमेशा दो वैल्यू देता है, और ये भी क्वेश्चन बन गया है। मॉड्यूलस का आउटपुट क्या होता है, दो वैल्यू देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, क्या था यार, पेपर में आया हुआ है, पिछले 2008-9 में आया था। हाँ ये रहा। अब आप मुझे बताना कि कैसे होगा इसका जवाब, और खुद देना आप आंसर, और इसके कितनी वैल्यू संभव है। x के मुझे मान बताओ, कितने मान आएंगे और कौन कौन से आएंगे। x की कितनी वैल्यूज आएंगी और कौन कौन सी आएंगी। और भाई खींच के लाइक करो। अभिषेक कह रहा है मॉड्यूलस का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, जैसे नेगेटिव वैल्यू पर भी सेम वैल्यू देगा
और पॉजिटिव वैल्यू पर भी सेम आउटपुट देगा। तभी तो कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पर सेम आउटपुट आने वाली उसी को ही मॉड एक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सर कैसे करेंगे, दो तरीके बताए थे, इसके 4 रूट आएंगे। पहली बात तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक तो आप रख दो प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक रख दो आप माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, प्लस का रूट 5 माइनस का रूट 5। तो दो मान ये हो गए। एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स की वैल्यू प्लस का रूट 3 और एक्स की वैल्यू माइनस का रूट 3। तो 4 वैल्यू संभव है, प्लस 5 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट माइनस रूट 3। ओ एक बच्चा कर अनरियल भी आएगा, कुछ भी बोलना है यार, करेगा नहीं पर ये लिखेगा बस, दिमाग चलाएगा बस, पेन पेपर चलाया करो तभी सीख पाओगे क्लास में। यार मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो फिर भी, और जो पढ़ रहा है वो कर रहा है। बहुत बढ़िया यार। और भैया आज अनअकैडमी पर अंतिम ऑफर है, साहिल 10 कोड लगाकर 22% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे यूपीएससी में जुड़ो, चाहे एसएससी में जुड़ो, चाहे बैंक में जुड़ो। मैं बता रहा हूं आज अंतिम दिन है, 22% ऑफ प्लस पॉइंट भी रिडीम कर लेना, आज जुड़ जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और सीडीएस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरा काम तो यार आपको बेस्ट पढ़ाना है, वो मैं कर रहा हूं, पर अगला प्रश्न आपके सामने ये दे देता हूं तो क्या होगा, 2x माइनस का 3 माइनस का 4, मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। न्यूनतम मान क्या होगा, हालांकि कोई भी, मैं भी ना पढ़ाऊं तो तुम्हें पता थोड़ी चले इन बारों में, नहीं पता चलेगा ना। सीधा यूनिट डिजिट, सीधा डिविजिबिलिटी, अरे भाई ये हर एक चीज पढ़ाने लायक है और ये हर चीज तुम्हें नहीं आती है, सोचो आप। तो ये हर एक चीज मतलब गोल्डन चीज है, गोल्डन सोना। अब लीजिए इसको करके बताइए सर कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है सर, क्या होगा इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, ये पूरा फंक्शन है तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये पता है कि अगर ये कुछ भी आया तो -4 से तो बड़ा ही होगा, अगर यहां कुछ भी आया तो सोचो आप ये बात, अगर सर आप यहां कुछ भी रखते हो, कुछ भी आया, क्योंकि बाहर तो प्लस ही निकलेगा भाई, अब प्लस एक ही मान लो तो -3 हो गया, लेकिन -4 से तो बड़ा ही है। 2 आया तो -2 हो गया, इससे तो बड़ा ही है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर मॉड्यूलस में मिनिमम वैल्यू पूछे तो मॉड वाले पार्ट को क्या कर दिया करो, 0, क्योंकि वही अगर ये मिनिमम होगा तो ही इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो -4 होगा। बस यही मिनिमम वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। अब कुछ दे रहा 1/2, लेकिन ट्राई कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है बच्चा, आप ट्राई कर रहे हो, बस वही दिल खुश है अपना, अपन को और कुछ नहीं चाहिए भाई। सीखना नहीं सीखना तो तब होता है जब गलती होती है, अरे यार ये गलती हो रही है यार, बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि यार ये मिनिमम वैल्यू तो 0 देगा, और इसके अलावा अगर आप कुछ और भी रखते हो, भाई मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव आएगा, तो कभी हो ही नहीं सकता, इससे मिनिमम और कुछ हो ही नहीं सकता, -4 से मिनिमम। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये हुई ना बात। आओ चलो, एक यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, यूपीएससी सीसेट और जीमैट। ठीक है, यूपीएससी सीसेट और जीमैट में आया हुआ प्रश्न है, आप अपना दिमाग लगाना, मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं। बस ये पूछा गया था कि a + b दे रखा है और मॉड a + मॉड b दे रखा है, तो बीच में रिक्त स्थान है, बीच में रिक्त स्थान है, यानी कि ये रिक्त स्थान है, उसमें क्या आएगा, a < b < c
लेस देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू, बताइए। टिग्नोमेट्री भाई इसके बाद क्यों, टिग्नोमेट्री आज होने वाली है 5 बजे और 8 बजे अनअकैडमी पर। लिंक कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल मैथ बाई साहिल सर पर मिल जाती है। आप रेगुलर रहो बस। 5 बजे और 8 बजे आज टिग्नोमेट्री होगी। आज क्वाड्रेंट वाड्रेंट सब समझा दूंगा। आ जाओ। अरे यार सर ये क्या चीज है, मैंने कहा यही तो है दिमाग का खेल। अगर मान लो ए आपने रख दिया प्लस का 2, बी आपने रख दिया प्लस का 3, तो यहां क्या आएगा प्लस का 5, और यहां क्या आएगा वही 2 और 3 5, तो 5 बराबर 5, यानी कि इक्वल टू हो सकता है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर मैंने रख दिया माइनस का 3, ए बराबर बी बराबर मैंने रख दिया माइनस का 2। फायदा क्या है, ए माइनस बी करेंगे मतलब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 5 आ रहा है, और मॉड क्या होता है 5 ही होता है। फायदा हो गया ना। माइनस का 3 का मॉड 3 और 2 का 2, 5 बराबर 5। ओके, तो इक्वल वाला तो सेटिस्फाई है, तो इक्वल वाला आंसर आ जाएगा। नहीं यार इक्वल दे ही नहीं रखा। चलिए अगली कंडीशन देखता हूं। ए बराबर मैंने ले लिया माइनस का 3, बी बराबर ले लिया मैंने प्लस का 1, सॉरी प्लस का 2। यहां पिक्चर खराब होती है जब माइनस का 3 और प्लस का 2 आप अंदर ही ले रहे हो, तो ये माइनस का 1 आ रहा है जो कि ये 1 हो रहा है, बस केवल 1, और इनको करेंगे तो ये 5 हो रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये वाला चिन्ह के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मजा आया या नहीं आया सच बताना आप दिल से। लेस देन इक्वल टू, तो आप ये कह सकते हो कि सेम साइन है तो इक्वल रहेगा, और अलग अलग साइन है तो हमेशा अलग अलग वाले मोड ज्यादा होंगे। रिजल्ट आपके सामने, और ये जरूरी नहीं कि यही वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू से चेक कर सकते हो आप। दिल खुश हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, सच बताना। देखो क्योंकि ये उसी चीज की बात है कि आप उस लेवल का सीख रहे हो जो आपका है, और जिनको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेंगे, चाहे कितना भी मैं उनको दे दूं, पेपर भी हाथ में पकड़ा दूं ना, तो वो यही सोचकर इंतजार करेंगे यार कोई सॉल्व भी करा देता इसको। रियलिटी है, अगर उनको ये बोल दिया जाए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम इस पेपर को पढ़ के चले जाना सुबह, और कोई इनको पकड़ा दे तो वो भी उनसे सॉल्व नहीं होगा पेपर में। तो पढ़ने वाले के लिए पढ़ाई सब कुछ काम आती है। आइए सर, समझ में आ गया सारी चीजें, क्लियर। आइए अब चलते हैं आगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब आपकी गणित शुरू हो गई जो आप पढ़ते आ रहे थे शुरू से। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान। कोई भी संख्या लिखी है उसमें जो अंक होते हैं उनका एक अपना स्थानीय मान होता है, भाई ये अंक वहां प्लेस है, ये अंक वहां प्लेस है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, जातीय मान। जातीय मान मतलब जैसा वो दिखता है वही मान। चलिए जब सर इसका यूज कहां पड़ा, यूज ये था डियर, जैसे कि मैंने लिख दिया 2 5 3 7 8, ऐसे था ये पहले। अब पहले जब गणित बनी थी तो मैं वहीं बैठा था, तो बातचीत चल रही थी, बोले यार 2 5 3 7 8 पे बन रही है संख्या, और संख्या वंख्या की कोई बात ही नहीं थी पहले तो। फिर बोले यार अंकों का यूज करके बनाओ 2 5 3 7 8। तो ये डिस्कशन चलता रहा कि यार कैसे प्लेस कर दें, और अगर मान लो 2 5 3 7 8 ये थोड़ी बोल देंगे, कोई सामने वाला अगर ये समझ गया कि 2 पीछे से शुरू है या आगे से शुरू है, फिर क्या होगा बताओ। बोला बात तो सही है, मतलब क्या हमें हर किसी का अलग स्थान बनाना पड़ेगा, तभी तो
हम जाकर बोल सकते हैं 25। 25, अच्छा, तो 25 को 20+5 ही कहेंगे पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में। तो ऐसी बात थी। तो इसलिए यही नहीं कि नंबर यूं बस बोल दिया, कहीं से अपने आप पैदा हो गए होंगे। ये हर चीज को सोच समझकर बनाई गई है कि कल को कोई बात बोले तो आपको समझ में आए कि यार ये ऐसे प्लेसिंग होता है। तो अब जैसे बोल दिया जाता है कि 8 इकाई का अंक था, तो मैं फोन पे बोलूंगा आपसे कि भाई 8 इकाई का अंक है, तो आप 8 को यहीं से शुरू करोगे। मैं बोलूंगा कि 7 दहाई का अंक है, तो 7 दहाई का अंक यहां आएगा। मैं बोलूंगा कि 5000 का अंक है, ठीक है, फिर मैं बीच में बोलूंगा यार सैकड़ा का कहां गया, हाँ 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 सैकड़े का 3 है और 10,000 का 2 है। ऐसे संख्या को आराम से समझा गया लिखने के लिए। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू काम आई। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर संख्या का एक अपना स्थानीय मान होता है, हर एक जातीय मान होता है, हर एक अंक का। जैसे कि इसका इकाई है तो ये इकाई पर है, तो ये इकाई अंक है, यूनिट। ये आपके कहां पर है, दहाई पर है, तो ये दहाई अंक है। तो ये ऐसे ही चलता रहा, इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000, ये 10,000, इस तरह से। और यूं ही नहीं, दशमलव के बाद भी वही बात हुई। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 5 7 3 2 1, ऐसे लिख दिया, तो 5 क्या हो गया, 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, इस तरह से। तो वहां का मतलब समझ में आ रहा है ना, 1/1। तो डेसिमल के इधर सब प्राइम फैक्टर होगा इसी क्लास में, मेरा विचार तो है हिमांशु, पूरा कराने का विचार है मेरा, है ना, पूरा ही पढ़ाऊंगा मैं। वो पता नहीं कि तुम रहोगे नहीं रहोगे अवेलेबल, ये भी तो कंसर्न है ना। जैसे कि आज ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है, अब एक मतलब यहाँ पे एक क्या कहते हैं, छात्रा बोल रही थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए ना सर इसके बाद में। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पिछले वीक भी पढ़ाया था, पिछले वीक 2 सेशन लिए थे और अब 2 सेशन आज भी हैं, हर बुधवार होते हैं। तो जैसे उसको पता ही नहीं है कुछ भी, अब जैसे मैं आज भी पढ़ा दूंगा, फिर वो आज ही बोल दे या तो शाम को या फिर अब सुबह बोल दे। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पढ़ना सब कुछ है लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं, मतलब तुम फॉलो नहीं करोगे, तो फिर कुछ हो नहीं पाता है। टीचर तो कब का पढ़ा के निकल जाता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं वही चाहता हूं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आओ भाई आगे आ जाओ। तो सर फिर कहना क्या चाहते हो आप? कहना ये चाहता हूं कि बस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कुछ भी नहीं है, सिंपल सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और दशमलव अगर ये है और यहां अगर आपके अंक हैं, तो आप दशमलव के बाद और दशमलव के शुरू में इनकी खाली स्थानों की पूर्ति कर दो बस। कितना ही कर सकते हो, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आपको बता देता हूं कि ये स्टार्ट कहां से होता है, 10 की घात 0, ये 10 की घात 1, ये सब प्लेस हैं। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, 100 हो गया, 10 की घात 3, ये गुणज में चलते हैं सारे, ठीक है। 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, ऐसे आगे तक कितना ही चला लो यार। अब दशमलव के बाद आता है 10 की घात -1, तो 1/10, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -4, 10 की घात -5 एंड सो ऑन, ऐसे है। तो ये आपका क्या है, डेसिमल है, दशमलव। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हो, ठीक है। कई बच्चे गजेंद्र जैसे हो गए, 1-2 बच्चा और है, पढ़ना शुरू ही नहीं करते उससे पहले ये ग्रुप डी में आएगा क्या,
ये ग्रुप डी में आएगा क्या? अरे भाई अभी मैं बोल दूं आएगा और नहीं आया तो कोई बात नहीं रहेगी, अभी मैं बोल दूं नहीं आएगा और आ गया फिर, तो ये थोड़ी है कि भाई पता रहता है कि ये आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, जो भी पढ़ा रहा हूं वो सब आएगा। ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कोई सब्जी खरीद रहे हो। चलिए तो चलो सर एग्जाम्पल ले लो एक आध, हाँ ले लेते हैं लो, जैसे कि 25.758 है, तो मुझे बताओ दोनों पांच के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का योग बता दो, स्थानीय मान का योग, दोनों वैल्यू के हैं। अब जातीय मान तो वो खुद संख्या है, या तुम लाइक ही नहीं किए हो यार, हैं? हद नहीं हो रही है क्या? हाँ एक बच्चा कह रहा है सर आंकिक मान क्या है? आंकिक मान भी वही है ना, जो संख्या का अंक होता है आंकिक मान। अंक मान, जातीय मान, शुद्ध मान भी बोलते हैं, लिख लो उसको। स्थानीय मान इसको बोलते हैं, अभी आंकिक मान के बारे में बात करेंगे, अभी स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। सर 5 देखो यहाँ इकाई का अंक है और यहाँ 5 कौन सा अंक है? 10 की घात -1 और 10 की घात -2 का, यानी कि 5/100 यानी कि 0.05, तो उत्तर क्या आएगा? 5.05। ये आपका क्या है? स्थानीय मान है, दोनों का योग पूछा गया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गई बात? ओके चलिए, अच्छा ये आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान इसको पता है क्या बोलते हैं? अंक मान भी बोलते हैं, हिंदी में ही नाम अलग अलग होते हैं। जैसे वो नहीं होता अपने गांव में, मतलब एक लड़के के 3-4 नाम होते हैं, दादाजी अलग निकाल के रखते हैं, माँ बाप अलग निकाल के रखते हैं, स्कूल में अलग चलता है, तो उसकी आइडेंटिटी इतनी शानदार होती है कि उसको पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि जो आता है वो दूसरा नाम लेकर आता है। तो एक हमारे गांव में था भाई, उसके घर में घुस गए, पूरे घर में ढूंढ लिया, उस नाम से मिल ही नहीं रहा कोई बंदा, बाद में पता चला कि उसको वही बुलाते हैं। तो देखो भाई अंक मान तो यही वाली बात है, इसको रख दिया इतना, इसको शुद्ध मान भी बोल देते हैं। तो पेपर में भी ऐसा ही होता है, क्वेश्चन में ढूंढते रहे सर, एक तो नया अंक, एक फेस वैल्यू पूछा गया है सिंपल, इंग्लिश में तो क्लियर है, अब हिंदी में कोई मान लो आप पढ़ के गए हो आप शुद्ध मान, या पढ़ के गए हो आप जातीय मान और ले दिया शुद्ध मान, तो मामला ही, पिक्चर ही खराब हो गई अपनी तो, क्योंकि अपन ने तो कोई शुद्ध मान पढ़ा ही नहीं। ऐसा होता है, ये एक के नाम है, सोचो आप, एक के नाम है, और इन्हीं सबको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेस वैल्यू। मेरा नाम तो, घर का नाम बिट्टू है, बिट्टू कॉमन नाम है यार, मतलब हर घर में 2-4 बिट्टू मिल ही जाते हैं। चलिए क्लियर, आइए आगे चलते हैं सर। चलो फिर, रोका किसने आपको? रोका तो किसी ने नहीं है, अब आगे चलते हैं। अंकों की गणना, अंकों की गणना, डिजिट काउंटिंग, अंकों की गणना डिजिट काउंटिंग, ये अगली हेडिंग रहेगी कल, ठीक है। चलिए सर रेंज, हाँ
आइए, और क्वेश्चन आप बना सकते हो आप, जैसे कि भाई देखो 36 को बाइनरी में लिख दिया। अब ये सारे बनाओ, है ना, ये सारे देखो, ये फटाफट इनका प्रैक्टिस कर लो। 8 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा 800। 9 का स्थानीय मान क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9000। 9 का स्थानीय मान क्या है? तो देखो 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, तो 9 गुणा 10 की घात -3। तो यानी कि आंसर आ जाएगा 3 छोड़कर, सी आंसर आएगा। 7 का जातीय मान या अंकित मान 7 ही होगा। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। इतने में 15201 में 5 का स्थानीय मान 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5000, और 6 का स्थानीय मान 600, तो ये आ रहा है 5600। 7 गुणा, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 800, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? 800। मजा आ रहा है? क्वेश्चन एक नंबर है ना? अरे दिल खुश हो रहा है, नहीं हो रहा तुम्हारा? होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 6 के स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6000, और 4 का जातीय मान 4 का क्या बोला? अंतर, तो 5996। 5 के स्थानीय मान का योग इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5550। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5000 में से 5 घटा दो 4995। सी। 7 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा 700 में से घटा दो -0.07, कितना आ रहा है? 6999.3। डी ऑप्शन। 5 और 6 के मानों का गुणनफल, तो 5 का हो गया 500, 6 का हो गया 60, गुणनफल हो जाएगा कितना? 30,000। सी ऑप्शन। 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, 300 में से 3 घटा दो 297। 2 के स्थानीय मानों का योगफल दहाई और हजार 2002। 6 के स्थानीय मानों का योगफल इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 60,000 से 606। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, तो 5671 और 1765, तो 11 में से 5 गए तो 6 वाला और 006। ओके, तो बाकी अब आप देख लेंगे। मजा आ गया? क्लियर है? खींच दिए सारे? सर पॉइंट वाला फेस वैल्यू पूछे तब? अरे फेस वैल्यू तो सेम ही रहती है यार, फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू है, अंक की वैल्यू होती है वो तो पॉइंट के इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है, इनको कर लेना, बाकी फिर हम कल करेंगे अब। ठीक है, वहां से शुरू करेंगे, और ये अभाज्य संख्या भाज्य संख्या भी एक दिन में निपटा देंगे। 15 मिनट के क्वेश्चन है 50, ये दे रखे मैंने। ठीक है, आज मैंने एक फाइल और जोड़ी है, वो कल हम कर पाएंगे, क्योंकि कल हम देखो सबसे छोटी दशमलव संख्या 1 से 50 तक की कुल कितने अंक होते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या, ए और बी विषम संख्याएं हैं तो कौन सी सम संख्या होगी, ये दे रखा है, तो इनके बीच में संबंध क्या है, इनके बीच में कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जिनके अंक विषम हैं। अरे वाह, मजा आ जाएगा। तो यार तुम क्वालिटी चीज पढ़ रहे हो, तुम टेंशन मत लो, और जो नहीं पढ़ सकते तो उनका कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, कुल मिलाकर बात ऐसी है कि 12:30 बजे अभी जो मैं कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं NSCEIT का पेपर। क्या चेंजेस होते हैं, क्या लेवल रहता है, वो अभी आपको पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी। रात को शाम को 5 बजे और 8 बजे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, सबको आ जाना है। लिंक कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगी लिंक आपको। ठीक है, 3 बजे कैच द मैथ डेली लिया करो। अगर तुम नहीं ले रहे हो तो यहां पहली बात मुझे नाराज कर रहे हो, दूसरी बात खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 3 बजे डेली एक मॉक टेस्ट होता है, डेली देना है।
सुबह 9 बजे टॉपिक वाइज होता है। टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए इससे बेस्ट सेशन पूरे इंडिया में नहीं है। ये मैं आज भी लिख के दे रहा हूं और कल भी यही लिखूंगा, क्योंकि है, आप आओगे तब तो पता चलेगा। सुबह 9 बजे अनअकैडमी पर फ्री क्लास होती है, 11 बजे यहां मिल रहा हूं, 12:30 बजे पेपर होता है, 2 बजे फाउंडेशन है, 3 बजे कैच द मैथ है। मेरे साथ बिगनर टू एक्सपर्ट बैच में आज ही जुड़ो भैया, आज लास्ट डे है। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहता है, या आपका कोई भाई हो या कोई बहन हो या कोई भी छात्र या छात्रा जो स्कूल की भी तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, सारे की सारी चीजें आपको अनअकैडमी पर मिलेंगी। लेकिन ध्यान रहे, साहिल 10 एज ए कोड लगाना है और आज लास्ट डे है। 22% डिस्काउंट आपको मिलेगा, 22% का ऑफ आपको मिलने वाला है। तो इसका आप फायदा उठा लें और फायदा उठाकर अपनी तैयारी कर डालें। अनअकैडमी पर मेरे साथ आपको जुड़ना है। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप जाओगे, जो भी आपका सेलेक्टिव गोल है सेलेक्ट करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाओगे, 24 मंथ का कोर्स लेकर नीचे रेफरल कोड लगेगा साहिल 10 यहां पर, और इसी से जो 10% मिलता था वो आज केवल 22% है। क्योंकि मैं आज की बात कर रहा हूं, आज ओनली आज 22% ऑफ मिल रहा है बस, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा सब। तो भैया मौके का फायदा उठाओ, चौका मार डालो और साहिल 10 कोड लगा डालो और इस ऑफर का फायदा उठा डालो। 2022 में एग्जाम क्रैक करना है, उस रिजोल्यूशन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। साहिल 10 लगाइए, अनअकैडमी पर जुड़ जाइए। अगर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी एनटीपीसी की प्रैक्टिस बुक कब आ रही है? राजू ऐसा लग रहा है कि कुंभकर्ण है, सो गया दिखता था 6 महीने तक। भाई आके बच्चों ने प्रैक्टिस भी कर ली है और अमेजोन पर बेस्ट सेलर भी है ना। तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 बुक भाई लिखेंगे साहिल सर, तो आपको वो मिल जाएगी अमेजोन पर। भाई अब जाग रहा है, दुनिया प्रैक्टिस करके बैठ गई, 2 बार करनी है वो कम से कम, तब पार पड़ेगी जाके। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे 12:30। टेक केयर, लव यू ऑल।